गोयल ने स्पष्ट किया है कि ये नीतिगत निर्णय पहले से तय थे। उन्होंने कहा कि ये सुधार किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव, वैश्विक परिस्थितियों या बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के चुनाव से प्रेरित नहीं थे। सरकार ने बदलावों को देश के दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए लागू किया था। अब 5 वर्ष पूरे हो गए और कोविड के समय जब डिमांड कम थी तब तो भारी कॉम्पेंसेशन सेस पे करना पड़ा, जो कलेक्ट हुआ था उससे भी ज्यादा। फिर भी मोदी जी की सरकार ने पूरे 5 साल कोविड का समय जोड़कर 14% बढ़त के साथ कॉम्पेंसेशन देने का काम किया। अब कॉम्पेंसेशन सेस जितना अभी तक दिया था वो लगभग कुछ ही महीनों में पूरा होने जा रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा थी कि अब हमें लाभ देना है, हमारे उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ देना है और सरलीकरण करनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारे व्यापार और उद्योग जगत को सरल टैक्स और सरल करना है, टैक्स को उपभोक्ताओं के ऊपर उनको लाभ देना है कि उनके ऊपर भी सस्ता सामान मिलने का लाभ पहुंचे और सस्ता हो जाए सामान। और मैं समझता हूं जो 3 दिन पहले 3 तारीख को ऐतिहासिक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल के निर्णय हुए, ऐसा कोई वर्ग नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों को लाभ पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए मैंने कहा ये आज तक का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल, सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा, देखा जाएगा। आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का काम करेगा, देश में डिमांड बढ़ाएगा। और देखिए कितना व्यापक इसका स्कोप है। खाने पीने की हर वस्तु, व्हाइट गुड्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े, जूते, घड़ियां, चश्मे, आप सुबह से रात तक अपनी दिनचर्या में देख लीजिए आपको क्या क्या चीजें लगती हैं। आपको ध्यान आएगा कि लगभग हर एक चीज में दाम कम होंगे 22 तारीख के बाद। और सरकार सुनिश्चित करेगी, सरकार निगरानी रखेगी। और मुझे उद्योग जगत से कमिटमेंट मिली है कि नक्की 100% जो भी लाभ हुआ है जीएसटी रेट्स कम करने का, वो उपभोक्ताओं को पास ऑन करेंगे। और मित्रों, हमारे मध्यम वर्ग को, हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, हर एक को इस घटते हुए जीएसटी रेट्स का लाभ आगे आने वाले दिनों में पहुंचेगा। हर घर खुशी पहुंचेगी। जो युवा युवती कई चीजें चाहते थे, उन सब चीजों में उनको सस्ते दामों पे लेने की संभावना बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था आज इतनी मजबूत है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, महंगाई का दर 1.55% पे आ गया है, विकास का दर ऐतिहासिक पिछले क्वार्टर में, पिछले तिमाही में, जबकि पूरी दुनिया में बड़ी सुस्ती है ग्रोथ में, विकास में, भारत विश्व का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था, 7.8% पिछले क्वार्टर में। ये सब चीजें मजबूती के प्रतीक हैं। और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कहां कांग्रेस के शासन में चीजों पे 30%, 35% एक्साइज, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जीएसटी, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, अन्य प्रकार के टैक्सेस का बोझ
आज के जीएसटी रेट से बहुत अधिक ज्यादा पड़ता था, उसके सामने मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और जिस प्रकार से उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है, उसके कारण आज जीएसटी में घटाने में हम सफल हुए। हर वस्तु जो हमें रोजमर्रा का लगता है उसको कम किया गया, प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया गया, रेट रैशनलाइजेशन करके अगर किधर कुछ ऐसा था कि फिनिश प्रोडक्ट पे कम था और रॉ मटेरियल पे ज्यादा था, उसको भी ठीक किया गया। जैसे मैनमेड टेक्सटाइल्स की पूरी चेन को 5% कर दिया गया। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस और उनके मित्र दलों की नकारात्मक सोच के सामने एक बड़ा सकारात्मक कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को बल देने वाला, देश की विकास यात्रा को और आगे बढ़ाने में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम लिया। दवाइयां कम होंगी, मेडिकल डिवाइसेस, दवाइयों पे टैक्स कम होगा, 35-36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे तो 0 कर दिया गया, मेडिकल डिवाइसेस पे कम किया गया, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सस्ती हो जाएगी। तो एक तरफ तो आयुष्मान भारत से वैसे ही 62-65 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, पर जो मिडिल क्लास हेल्थ इंश्योरेंस निकालती है या अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस निकालती है, उस पर पूरा 18% को शून्य कर दिया गया है जीएसटी को। रोजमर्रा के साबुन, टूथपेस्ट, खाने पीने की चीजें, बाइसिकल, टू व्हीलर, फर्नीचर, हर एक में कमी की गई है। कपड़े, जूते, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, एक प्रकार से आर्थिक अर्थ स्थिति को और मजबूती देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो निवेश आएगा भारत में, क्योंकि लोगों को दिखेगा यहां पे माल बिकता है। निवेश आएगा तो नई नौकरियां बनेंगी, नए रोजगार का साधन, उद्यमियों को, व्यापारियों को आमदनी बढ़ेगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसको एक तरीके से एक साइकिल ऑफ ग्रोथ के रूप में देखा जा सकता है। मल्टीप्लायर इंपैक्ट इसका बहुत बड़ा होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश के 140 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचे कि नवरात्रि 22 सितंबर को एक पूरी खुशी के साथ हम सब मनाएं। ये दसरा, ये दिवाली, ये छठ पूजा और उमंग के साथ सभी के लिए रहेगी। हम सब मिलकर सुनिश्चित करें, निगरानी रखें, हम तो रखेंगे ही, मेरे मीडिया के साथी भी रखें कि जो जो हमने जीएसटी में कमी की है रेट्स में, उसका पूरा लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे और आगे आने वाले दिनों में बढ़ती हुई आमदनी के साथ साथ घटते हुए खर्चे से हमारे देश के लोगों की खुशहाली में एक नए ऊंचाई पे हम लेके जाएं। विकसित भारत 2047 तक जो संकल्प 140 करोड़ भारतवासियों ने लिया है, जो स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल करने का आज उत्साह हम देश के कोने कोने में देख रहे हैं, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का आज सरकार और उद्योग के बीच मिलकर काम तेजी से हो रहा है। इन सब में ये जीएसटी में जो बड़ा बदलाव हुआ है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है देश के 140 करोड़ भारतवासी
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बहुत ही ऐतिहासिक, निर्णायक और सूझबूझ से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला कदम को की सराहना करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे और हम सब मिलके अमृत काल में देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज पांडे जी। ये पहली बात तो विपक्ष का जो कहना है वो वास्तव में उनकी नाकामियों के बारे में वो उजागर कर रहे हैं कि वो कितने नाकामयाब रहे कुछ भी करने के लिए 10 साल 2004 से 14 जो उनके पास थे, वो तो सहमति नहीं बना पाए कि टैक्स को वन नेशन वन टैक्स कर पाए। और कांग्रेस के समय मैंने अभी अभी समझाया कितने अलग अलग प्रकार के टैक्स थे, टैक्स के ऊपर टैक्स था और कोई भी वस्तु पे टैक्स, आप कोई व्यापारी कोई उद्योग के व्यक्ति से बात कर लीजिए, ऐसा एक आपको आइटम नहीं दिखेगा जो कांग्रेस के समय आज से कम टैक्स में उपलब्ध था। एक आइटम नहीं मिलेगा। कांग्रेस यानी हाई टैक्सेशन, दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। कांग्रेस ने तो जब एक जमाने में इनकम टैक्स में 95% तक टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स सब लगाया करते थे। तो कांग्रेस की नाकामियों के बारे में एक प्रकार से वो खुद ही खुलासा कर रहे हैं। और 8 साल लेट कहां, 8 साल पहले भी हमने जो रेट उस समय के कांग्रेस के रेट थे उसको कम किया, लगातार उसको कम करते रहे। और उस समय सब कांग्रेस के राज्य सरकारें थी, जहां अधिकांश, हमारी तो बहुत कम थी, उसके बावजूद ये बड़ा बदलाव लाए, सभी राज्य सरकारों को साथ में लेके आए। उस समय की परिस्थिति के हिसाब से कि राज्य सरकारों का रेवेन्यू लॉस ना हो, उनको 14% ग्रोथ भी हो, उस समय जो निर्णय लिए गए वो सराहनीय थे। कांग्रेस उसमें शामिल थी। और आज जो निर्णय लिए गए उस पर कर्नाटक सरकार या केरल सरकार ने जैसे जीएसटी काउंसिल के खुलासा आ रहा है बाहर, जो व्यवहार किया, वो खुश नहीं थे उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए। वो वहां फिर भी कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से यह ना हो, क्योंकि उन्हें समझ थी कि उससे कांग्रेस एक्सपोज हो जाएगी, कि उन्होंने ये कोई अच्छे कदम नहीं उठाए उनके 10 साल के शासन में, बजाय कि भ्रष्टाचार करने। रही बात बाकी जो टैक्सेस हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स को संकलित किया गया है। टोल टैक्स तो रोड के ऊपर लगता है या इनकम टैक्स आपकी आमदनी पे लगता है, और उसमें भी जो बदलाव किया, देखिए 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 12,75,000 सैलरी अर्नर का हो तब तक कोई टैक्स नहीं, इसी साल हुआ। तो आप देख सकते हैं कितने संवेदनशील है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि गरीब और मध्यम वर्ग पे बोझ कैसे कम करना, ये उनका लगातार 11 साल में प्रयास रहा है और सफल प्रयास रहा है। इसीलिए मैंने उनका धन्यवाद किया। संजय शर्मा। पहली बात तो हमारे पास कंज्यूमर विभाग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारा विभाग है, हम सब मिलके इस चीज पे निगरानी रखेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा और अभी भी अनुरोध करता हूं कि ये हम सबका सामूहिक प्रयास रहना चाहिए। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, राज्य सरकारें भी निगरानी रखें कि ये जीएसटी पास ऑन हो। और मुझे उद्योग के सभी वर्गों ने ऑलरेडी एश्योरेंस दिया है कि पूरा जीएसटी पास ऑन किया जाएगा, जो भी लाभ
कोई भी कंपनी को, कोई भी उद्योग को मिलेगा। रही दूसरी बात, राहुल गांधी जी को स्वाभाविक रूप से मालूम था ये होने वाला है, क्योंकि उनके मंत्री भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में है, उनकी राज्य सरकारें भी ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज में है। तो मैंने एक ये पैटर्न देखा है कुछ वर्षों से कि आखिर काम करना तो ओवरनाइट नहीं होता है, हम छुप छुप के तो काम नहीं करते, बड़े खुले उससे सब राज्य सरकार भी तो जीएसटी काउंसिल में। जब जब उनको पता चलता है कि मोदी जी कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो तब तब उसकी डिमांड को रेज करना शुरू कर देते। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो तो एक ऐसा रॉकेट है जो कई बार लॉन्च होने के बाद फेल हो चुका है, टेक ऑफ ही नहीं किया, टेक ऑफ के पहले ही फ्यूज आउट हो जाता है। तो वो जिस प्रकार के वक्तव्य देते हैं उनको खुद को पता नहीं रहता है कई बार कि उन्होंने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि देश की जनता इस प्रकार के वक्तव्यों से कोई प्रभावित नहीं होती है। अरुण, CNN। पहली बात तो इस निर्णय का बाकी कोई देश के निर्णयों से कोई संबंध नहीं है, ये मैंने कल भी स्पष्ट किया था। क्योंकि जैसा मैंने अभी भी संजय जी को बताया, स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा बदलाव कोई ओवरनाइट तो नहीं होता है। कई महीनों से, शायद लगभग एक साल से इसके ऊपर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार सलाह मशुरा कर रही है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पे काफी समय से काम कर रहे हैं। उसका परिणाम हमें 3 तारीख को देखने को मिला। और रही बात बाकी देशों में इसके साथ क्या हो रहा है, वो तो हाल का विषय है, महीने 1.5 महीने का विषय। तो इससे दोनों में कोई जोड़ नहीं है, कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग विषय है। आनंद, दूसरी बात आपने कही कि रेवेन्यू लॉस की, उसको भी कैलकुलेट करके देश के समक्ष रखा गया है। और डिमांड में जो बढ़त होगी, ब्यूएंसी आएगी, उससे जो टैक्स कलेक्ट होगा वो जितना कैलकुलेटेड लॉस है, कैलकुलेटेड लॉस तो पुराने डिमांड पे, पर जब 10-10% एक एक चीज पे कम हो रहा है, कुछ चीजों पे तो 13% कम हो रहा है, कुछ चीजों में 0 ड्यूटी लग गएगी, 18% कम हो रहा है इंश्योरेंस पे, जैसे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस 18 से 0। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जब टैक्स रेट्स में कमी की जाएगी तो उससे कितना उछाल आएगा मार्केट, और उस उछाल के कारण टैक्स भी बढ़ेगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर राज्य सरकारें भी केंद्र की तरह ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करें, आपने देखा हमारी 11 वर्ष बेदाग सरकार और कांग्रेस की अभी भी विपक्ष की सरकारों में कोई ना कोई घोटाला हर थोड़े दिन बाद निकलता है। उन्होंने स्कैम्स करना बंद करना चाहिए, तो कभी आपको टैक्स में कभी कमी नहीं पड़ेगी। आनंद पांडे, मोहित भट्ट। Opposition parties have been attacking the government on the issue of GST. Kerala Congress came out with a tweet and they compared DDs with Bihar, which was very derogatory in nature. They deleted it and now they have again tweeted and they have stated that we are sorry, we wanted to attack the government, we did not want to hurt anybody's feelings. This is the negative thinking of the Congress, which we have seen over many decades now. In fact, this has started manifesting itself in their day-to-day affairs. The frustration that they are losing public support, the frustration that the Gandhi family is no more liked by the people of India is reflecting in their actions. I think it is condemnable that the Congress sought to insult the people of Bihar. First they insulted Prime Minister Narendra Modi's mother. Then now they have insulted the people of Bihar.
I don't know who they will insult tomorrow. You also all be careful. They may start attacking the media because their attacks on Election Commission have failed. People have understood that that was the need of the hour, and what is happening is good for the nation. It had happened 20 years ago also. It's a routine process. But every time they choose a new person to attack. That failed. They attacked Prime Minister Modi's mother. They got a backlash. They attacked the people of Bihar. And also, in a way, demonstrated their very, very low mindset. And I condemn the Congress and their leadership for this thinking. एक मिनट हाँ हो रहा है हिंदी में। कांग्रेस की नकारात्मक सोच और ओछी मानसिकता का फिर एक बार उन्होंने परिचय दिया है। और ये आज का नहीं है, ये वर्षों वर्षों से हम देखते हैं कांग्रेस की नाकामियां। कांग्रेस को जनता ने ठुकरा दिया है। गांधी परिवार की लोकप्रियता खत्म हो गई है। इससे वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए, बिखर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें जिससे हमें फिर एक बार लोकप्रियता मिले या गांधी परिवार को जनता स्वीकार करे। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या बहुत विलंब हो गया है। इसलिए कभी इलेक्शन कमीशन को गाली गलौज करते हैं, कभी कोर्टों को गाली गलौज करते हैं। कोर्ट का निर्णय उनके फेवर में हो तो कोर्ट बड़ा अच्छा है, सत्यमेव जयते। कोर्ट का निर्णय कोई उनको पसंद नहीं आता है तो जजों के ऊपर आलोचना कर देते हैं। इलेक्शन में एक जगह जीत जाए तो इलेक्शन कमीशन धर्मात्मा है, दूसरी जगह हार जाए तो इलेक्शन कमीशन पे झूठे आरोप लगाते हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओबीसी होने पर उन पे आरोप और उनको ऐसे शब्दों में उनके बारे में वक्तव्य देते हैं जो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। मणिशंकर अय्यर जी का आपको याद होगा क्या बोला था प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। आपको याद होगा किस प्रकार से व्यक्तिगत आरोप और अटैक कांग्रेस का लगातार मोदी जी के परिवार पे, उनकी जाति पे देश ने सुना है। हाल में उनकी मां के ऊपर भी। और इससे ज्यादा दर्दनीय क्या बात हो सकती है कि किसी की मां के ऊपर ऐसे ओछे तरीके से कांग्रेस वक्तव्य दे। और आज तो उन्होंने पूरे बिहार को ही इंसल्ट कर दिया। और मुझे पक्का विश्वास है कि बिहार की जनता इसको कभी टॉलरेट नहीं करेगी। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी को इस वक्तव्य के लिए, इस इंसल्ट के लिए। दीपक चौबे। सर, कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए बोनस दिया गया, पर आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके लिए चिंतित हूं। मैंने अभी बताया कि ऐसा काम कोई ओवरनाइट तो होता नहीं है। अगर इस प्रकार की सोच होती तो हम क्या पिछले लोकसभा चुनाव के पहले नहीं कर सकते थे? क्या हम पीछे इतने सारे चुनाव आए, महाराष्ट्र में चुनाव आया, हरियाणा में चुनाव आया, झारखंड में आया, दिल्ली में हुआ, क्या हम उसके पहले नहीं कर सकते थे? तो मुझे लगता है, और वो हम जीते महाराष्ट्र, जीते हरियाणा। महाराष्ट्र तो ऐसे जीते कि पूछो मत, स्वीप किया। केंद्र सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुन के भेजा जनता ने। तो अब मैं आपको व्यक्तिगत अपने अनुभव से भी बता सकता हूं कि मेरे 11 वर्ष उनके साथ काम करने के अनुभव से, और कई बार तो डांट भी पड़ी है इस विषय में कि कभी कोई निर्णय मोदी सरकार चुनाव के प्रभाव में नहीं करेगी। एक बार मैं गया था, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। एक बार गया था, एक राज्य का चुनाव था। उस राज्य में मुझे एक बड़ा
निवेश करवाना था, इंडस्ट्रियल पार्क बनाना था, तय हो गया था और मैं अनाउंस करने जा रहा था। तो बात बात में मैंने कहा कि मैं अनाउंस करने वाला हूं एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क इस राज्य में, और उसमें थोड़े दिनों बाद चुनाव भी होने वाला है। उन्होंने मुझे देखा कि किसने आपको बोला है क्या कि उस चुनाव की वजह से आप ये अनाउंस करो। मैं कहा नहीं, किसने बोला नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से हमें लाभ होगा। तो ऐसी डांट पड़ी मुझे। उन्होंने कहा मेरी सरकार कभी कोई निर्णय चुनाव को मद्देनजर रखते नहीं लेगी, और उन्होंने डायरेक्ट किया मुझे, अब ये मत अनाउंस करना चुनाव तक, नहीं तो लगेगा चुनाव के कारण अनाउंस किया। और मैंने वो अनाउंसमेंट चुनाव के बाद किया। चुनाव हम जीत गए, उसके बाद वो अनाउंसमेंट किया। ये है मोदी जी की सोच, और ये विपक्ष की जो ओछी सोच है वो कभी ये बात समझ ही नहीं पाएगी। रही बात अर्थव्यवस्था के प्रभाव की, कपिल सिब्बल जी भी उस सरकार के हिस्सा था 10 वर्ष यूपीए की, जिसमें एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना के छोड़ दिया हमारे लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक मजबूत अर्थव्यवस्था 2004 में छोड़ी थी, जिसमें विकास दर 8% से ज्यादा था, मुद्रा स्थिति अच्छी थी, फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा स्थिति बड़ी मजबूत थी, महंगाई 4% से कम थी। चिदम्बरम जी ने पहले फाइनेंस मिनिस्टर के नाम जो अपना भाषण था, इकोनॉमिक सर्वे था और बजट था, उसमें एक्नॉलेज किया कि मुझे एक बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है, मैं इसको बढ़ाऊंगा। गोयल ने जोर देकर कहा कि जीएसटी सुधारों का उद्देश्य भारत के हर वर्ग को लाभ पहुंचाना है, चाहे वो किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हों, महिलाएं हो या एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़े उद्यमी हों। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से न केवल आम नागरिक को राहत मिलेगी, बल्कि उद्योग जगत को भी नई ऊर्जा और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर भारतीय को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल TSW न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।